गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे 6th चैप्टर में मेटलर्जी ऑफ एलिमेंट्स इसमें जिंक का धातुक्रम पढ़ेंगे। मैंने पहले दिन आपको आयरन का धातुक्रम बताया था, दूसरी बार मैंने कॉपर का धातुक्रम बताया था, और तीसरा ये है जिंक धातु का कि जिंक के अयस्क से जिंक धातु किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो जिंक का धातुक्रम पढ़ेंगे अपन। इसको ये भी बोल सकते हैं जिंक ऑक्साइड से जिंक का निष्कर्षण, कैसे भी बोल सकते हैं। Zn का धातुक्रम आपको पता है, धातुक्रम के वो ही 4 चरण वही काम आने। सबसे पहले अयस्क का चूर्णीकरण। अब अयस्क, जिंक के अयस्क कौन कौन से हैं इनके बारे में मैंने पहले भी बता दिया आपको कि जिंक धातु के जो सबसे मुख्य अयस्क है वो जिंक ब्लेंड है। जिंक ब्लेंड ZnS ये मुख्य है। सल्फाइड अयस्क है जिंक ब्लेंड, ये मुख्य अयस्क है जी। इसके अलावा कैलामाइन, ZnCO3, इसको जिंक स्पार भी बोलते हैं। कैलामाइन को क्या बोला जाता है? जिंक स्पार। और एक जिंकाइट। ये तीनों मुख्य अयस्क है इसके Zn। ठीक है भाई। अब इन तीनों से किस प्रकार से जिंक धातु प्राप्त की जाती है तो उसी के बारे में हमको देखना है आगे। सबसे पहला जो हमारा चरण है अयस्क का चूर्णीकरण। ये कार्य आपको जानते हो आप। जो आपको अयस्क प्राप्त होगा वो भूमि से प्राप्त होता है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उनको छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, फिर उसका चूर्णीकरण कर लिया जाता है, पीस लिया जाता है बॉल मिल या स्टैम्प मिल पर। दूसरा इसका काम होता है सांद्रण। दूसरा स्टेप है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। तो भाई सांद्रण के लिए आप कौन सी विधि काम में लोगे? तो देखो, अगर जिंक ब्लेंड है आपका अयस्क तो आप कौन सी विधि काम में लोगे? भर्जन, सॉरी, झाग प्लवन विधि। और अगर कार्बोनेट है तो अपन कौन सी विधि काम में लेते हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि काम में लेते हैं। और अगर इनमें आयरन ऑक्साइड की अशुद्धियां हैं तो हम बाद में उसका क्या करा देते हैं? चुंबकीय पृथक्करण भी करा देते हैं। तो देखिए, जिंक ब्लेंड का सांद्रण झाग प्लवन विधि से किया जाता है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण झाग प्लवन विधि द्वारा होता है, इसे किया जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आपका अयस्क कैलामाइन है तो यहां पर अपन किसके द्वारा कराते हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा कराते हैं। कैलामाइन का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से कराते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से। ठीक है। और अगर इसमें आयरन ऑक्साइड की अशुद्धियां उपस्थित हैं, इनमें आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि उपस्थित हो तो कौन सी विधि काम में लेंगे? चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि काम में ली जाती है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। जिंक ब्लेंड है आपका अयस्क, तो झाग प्लवन विधि, कैलामाइन है तो चुंबक गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और इनमें अगर अगर आयरन ऑक्साइड की अशुद्धियां भी उपस्थित हैं तो अपन लास्ट में चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा भी उसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब तीसरा स्टेप आता है सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करना। तीसरा हमारा स्टेप क्या है, सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करना। इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तीसरा स्टेप, सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड प्राप्त करना। तो देखिए, जिंक ब्लेंड का तो अपन भर्जन करेंगे। सांद्रित अयस्क का परावर्तनीय भट्टी में वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, उच्च ताप 1200 केल्विन पर भर्जन कराया जाता है। याद रखो, जिंक ब्लेंड का परावर्तनीय भट्टी में क्या करते हैं, भर्जन कराया जाता है। इसमें देखो क्या क्या क्रियाएं होती हैं परावर्तनीय भट्टी में। जिंक ब्लेंड क्या है, ZnS, ऑक्सीजन के द्वारा ये जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है और SO2 गैस निकल जाती है। इसको अपन संतुलित करते हैं तो ये आपका ये हो जाता है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। कई बार ऐसा भी होता है जो आपका ZnS है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेता है, ZnSO4। जब ये जिंक सल्फेट बना लेता है तो इसका उच्च ताप 1200 केल्विन ताप पर इसका पुनः विघटन कराया जाता है। ध्यान रखना भाई, दोनों अभिक्रियाएं होती हैं इसमें। जब इसमें कराते हैं तो ZnO 2SO2 और O2 गैस निकलती है। इसको संतुलित कर लो, 2ZnSO4 हो गया ना, 2 2 4 2 6 2 8 8, ठीक है। तो ये अभिक्रियाएं किसमें होती है, परावर्तनीय भट्टी में। ये हम जिंक ब्लेंड का क्या कर रहे हैं, भर्जन कर रहे हैं। भर्जन किसे कहते हैं, सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप लेकिन धातु के गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया किसमें कराई जाती है, परावर्तनीय भट्टी में। तो जिंक ब्लेंड का जब अपन भर्जन कराते हैं तो ये क्रियाएं होती हैं, ठीक है भाई। लेकिन अगर कैलामाइन है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। इसी में दूसरा पॉइंट देखो, कैलामाइन अयस्क होने पर निस्तापन कराया जाता है। परावर्तनीय भट्टी में ही कराते हैं पर निस्तापन, ध्यान रखने ये पॉइंट भाई, क्योंकि कार्बोनेट अयस्क है। कैलामाइन क्या है, कार्बोनेट अयस्क। तो वायु की अनुपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो आपको ZnO प्लस CO2 मिल जाता है। ठीक है भाई, ये आपके क्या हो गया, तीसरा स्टेप हो गया कि सांद्रित अयस्क से धातु ऑक्साइड किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले स्टेप पर चलेंगे। इसका अब धातु ऑक्साइड मिल गया हमको, धातु ऑक्साइड मिल गया तो इसका अब अपन क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। और इसके अपचयन के लिए कार्बन या कोक द्वारा इसका अपचयन कराया जाता है, तो वो देखेंगे।
चौथा स्टेप आता है आपका धातु ऑक्साइड का कोक द्वारा अपचयन। धातु ऑक्साइड का कोक द्वारा अपचयन। भाई कोक द्वारा इसका अपचयन कराया जाता है, तो इसके लिए फायर क्ले रिटार्ट में इसका कोक द्वारा अपचयन हम कराते हैं 1673 केल्विन ताप पर। जो भट्टी फायर क्ले रिटार्ट में 1673 केल्विन ताप पर कोक द्वारा अपचयन कराया जाता है। अपचयन फायर क्ले रिटार्ट में 1673 केल्विन ताप पर कराते हैं इसका अपचयन। ZnO है, कोक के द्वारा इसका अपचयन कराते हैं कार्बन के द्वारा 1673 केल्विन ताप पर, तो ये Zn प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है, तो जिंक धातु प्राप्त हो जाती है। या फिर ZnO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर Zn प्लस CO2, यह अभिक्रिया भी होती है। जो आपकी CO2 गैस है वो भी कोक से क्रिया करके किसमें बदल जाती है 2CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया इसमें होती हैं, इसका कार्बन द्वारा आसानी से अपचयन हो जाता है। और हमको 97.8% जिंक धातु, 97.8% जिंक धातु प्राप्त होती है, जिसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, लेड आर्सेनिक आदि की अशुद्धियां होती हैं। इस अशुद्ध को जिंक स्पेल्टर कहते हैं। इसमें लेड आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धि होती है। तो हमको जो फायर क्ले रिटार्ट से जिंक धातु, गालित जिंक धातु प्राप्त होता है, इसे ही जिंक स्पाल्टर कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है जिंक स्पेल्टर किसे कहते हैं, तो कोक द्वारा अपचयन के बाद जो गालित जिंक प्राप्त होता है 97.8% शुद्ध गालित जिंक प्राप्त होता है, उसे ही जिंक स्पेल्टर कहते हैं। इसमें लेड और आर्सेनिक की क्या होती है, अशुद्धियां मिली होती हैं, जिनका अपन आसवन विधि द्वारा शोधन करते हैं। लास्ट स्टेप 5वां, Zn का शोधन। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था उसी टाइम, Zn के शोधन के लिए आसवन विधि काम में ली जाती है, जो मैं पढ़ा चुका, आसवन विधि। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका क्या हो गया, जिंक धातु का धातु कर्म हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, ये जिंक का धातु क्रम है जो बहुत इजी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इतना छोटे मोटे क्वेश्चन इसमें से याद आते हैं। अगला आपका आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आयरन का प्रगलन था महत्वपूर्ण, वात्या भट्टी वाला, या कॉपर के लिए बेसेमर परिवर्तक था डायग्राम वाला, उसी तरह से एक और है एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम धातु किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, तो उसके बारे में था।
एल्यूमिनियम एल्यूमिना से प्राप्त होता है, तो हम एल्यूमिनियम का धातु क्रम पढ़ेंगे अब। एल्यूमिनियम का धातु क्रम। एल्यूमिनियम धातु किस प्रकार से प्राप्त होती है, तो हमें पता है एल्यूमिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो कौन सा है, बॉक्साइट अयस्क है। एल्यूमिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है वो कौन सा है, बॉक्साइट। तो Al का धातु क्रम, एल्यूमिनियम के अयस्क कौन कौन से, कोरेंडम डायस्पोर, और बॉक्साइट। आपका क्रायोलाइट, और कैमिनो कैलोनाइट ये सब एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। ये सब किसके अयस्क हैं, एल्यूमिनियम के अयस्क। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बॉक्साइट है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला पता है ना, Al2O3.2H2। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। तो बॉक्साइट से अपन एल्यूमिनियम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। ये इसके अयस्क है भाई, याद रखना। इसके लिए एक डायलॉग याद रख लेना, अगर नहीं हो तो एक क्रम से। कोरेंडम तो कोरिया में, डायस्पर से डायनासोर, कोरिया में डायनासोर से बॉक्साइट से बॉक्सिंग करेगा तो क्राई करेगा तो क्रायोलाइट का क्राई आ जाएगा, क्राई करेगा। तो ये सारे बन जाएंगे, चाहे इतना ही रख लो, कोरिया में डायनासोर से बॉक्सिंग करेगा तो क्राई करेगा। कोरिया से तो कोरेंडम याद आ जाना चाहिए। ये डायनासोर से डायस्पोर, बॉक्सिंग से बॉक्साइट, क्राई से क्रायोलाइट, और करेगा से केओलिनाइट। तो एक ही लाइन में ये सारे आपके क्या आ जाएंगे, अयस्क आ जाएंगे। ये अयस्क याद रखने के मेथड है, विधि है, शॉर्ट ट्रिक है। एक डायलॉग याद रख लो, उससे वो सीक्वेंस से याद हो जाएंगे, ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होता। कोरिया में डायनासोर से बॉक्सिंग करेगा तो क्राई करेगा, पांचों अयस्क याद हो जाएंगे आपके, कोरेंडम, डायस्पोर, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, केरोलाइट। ओके, अब देखेंगे कि एल्यूमिनियम किस प्रकार से प्राप्त होता है बॉक्साइट से। देखो वही स्टेप, सबसे पहले तो अयस्क का चूर्णीकरण,
अयस्क का चूर्णीकरण करते हैं, ये आपको पता ही है। दूसरा फिर बॉक्साइट का अपन को सांद्रण करना है, अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। तो हमें पता है बॉक्साइट के सांद्रण के लिए हम कौन सी विधि काम में लेते हैं, निक्षालन या रासायनिक विधि। बॉक्साइट का सांद्रण निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है, निक्षालन विधि द्वारा। इसके लिए 3 विधियां काम में आती हैं, बेयर विधि, सरपैक विधि और होल विधि। उनके बारे में अपन डिटेल से, जब सांद्रण मैंने पढ़ाया था टॉपिक, वहां पर डिटेल से बता दिया है कि बॉक्साइट का निक्षालन किस प्रकार से होता है और क्या वो मेथड है। पूरा डिटेल से, उसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वहीं याद करोगे, ठीक है ना, वहीं से याद कर लेना इसको। फिर तीसरा आता है धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। तो यहां पर ये धातु ऑक्साइड ही है, इसमें जल जुड़ा हुआ है, तो निस्तापन कराया जाता है, जो इसी स्टेप में शामिल हो जाता है। यहां पर अपन क्या कराते हैं, निस्तापन, जिससे जल निकल जाए और अपन को Al2O3 प्राप्त हो जाए। इस तरह से Al2O3 2H2O, तो इसका निस्तापन करा देते हैं, तो Al2O3 प्लस 2H2। इस शुद्ध Al2O3 को बोलते हैं एल्यूमिना, इसे क्या बोला जाता है, एल्यूमिना। यहां तक के स्टेप कॉमन है, इनके बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आता है, और वो स्टेप है आपका इस एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करना, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रोसेस है। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करना। चौथा स्टेप, एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करना, या यूं कह सकते हैं एल्यूमिना का अपचयन, एल्यूमिना का अपचयन। और अब देखो Al2O3 है, इसमें से ऑक्सीजन हटानी है और एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करनी है। अपन क्या कर सकते हैं भाई, इसका ऑक्सीजन को हटाना क्या कहता है, अपचयन। अपचयन के लिए से किसी अपचायक की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसका कार्बन द्वारा अपचयन कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन कर सकते हैं, ठीक है ना भाई, इजीली अपचयन हो जाएगा। 2Al प्लस 3CO, या यहां पर 2Al 3CO है, तो ये 3CO2। जिस प्रकार से तुमने आयरन का किया था कोक द्वारा, उसी प्रकार से एल्यूमिना का भी कर सकते हो, कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कर सकते हैं ना, है इजी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एल्यूमिना का अपचयन आप कार्बन या कोक द्वारा कर दोगे, तो ये आप गलत सोच रहे हो। ये दोनों अभिक्रियाएं नहीं होती, ये गलत है। दोनों अभिक्रियाएं, ये दोनों अभिक्रियाएं नहीं होती। एल्यूमिना का अपचयन कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन सुन लीजिए। क्योंकि एल्यूमिनियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है ना, सक्रिय धातु है, सक्रिय धातु, एक्टिव मेटल, जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सक्रिय धातु है। वह इसकी O2 से बंधुता कार्बन से अधिक है,
कार्बन से अधिक है। मतलब ये ऑक्सीजन से ज्यादा प्रबल बल से जुड़ा हुआ है। कार्बन की इतनी ऑक्सीजन से बंधुता नहीं होती कि ये इसको छीन सके, इधर से ले सके। इस कारण से हम एल्यूमिना का अपचयन कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा नहीं कर सकते। अब इसके द्वारा नहीं कर सकते तो कौन सी विधि काम में लेंगे? इसके लिए जो हम प्रक्रम काम में लेते हैं उसे अपन बोल सकते हैं विद्युत अपघटनीय अपचयन। एल्यूमिना, संगलित एल्यूमिना का विद्युत अपघटनीय अपचयन करते हैं, या उसे नाम दिया गया है हॉल हेरोल्ड प्रक्रम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आ गया कि इसका कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड से अपचयन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एल्यूमिनियम सक्रिय धातु है जिसकी ऑक्सीजन से बंधुता कार्बन से अधिक है। ओके, अच्छा, विद्युत अपघटनीय अपचयन करें। मान लो मैं Al2O3 को लूं पिघली हुई अवस्था में, विद्युत अपघटनीय अपचयन कर रहा हूं। Al2O3 मेल्टिंग फॉर्म में ले लिया, लिक्विड फॉर्म में, इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो क्या इसका अपघटन हो जाएगा? हाँ भाई, इसका अपघटन हो जाएगा। सीधा सीधा विद्युत अपघटन कर सकते हैं क्या हम इसका? तो बच्चों याद रखो, Al2O3 का, संगलित Al2O3 का हम सीधा सीधा अपचयन नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं एग्जाम के लिए, इनको ध्यान रखना है। कार्बन या कोक द्वारा क्यों नहीं कर सकते हैं वो समझ में आ गया। अब इसका सीधा सीधा विद्युत अपघटन क्यों नहीं कर सकते Al2O3 का? इसको संगलित अवस्था में ले लें या गालित अवस्था में ले लें और फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दें। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि Al2O3 का जो गलनांक होता है, Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट, वो होता है 2323 केल्विन। 2323 केल्विन, ठीक है। इतने उच्च ताप पर ये पिघलता है, अपनी लिक्विड स्टेट में आता है। अब इतने उच्च ताप पर ये पिघल रहा है, तो इस उच्च ताप पर एल्यूमिना क्या होता है? विद्युत का कुचालक। इस ताप पर Al2O3 एल्यूमिना विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। अब जब ये विद्युत का कुचालक है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, तो इसका विद्युत अपघटन कैसे करोगे? तो अपन तो इसका विद्युत अपघटन भी नहीं कर सकते भाई। इसका विद्युत अपघटनीय अपचयन भी नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन आ सकता है कि Al2O3 का विद्युत अपघटनीय अपचयन क्यों नहीं किया जा सकता? तो उसका रीजन क्या बताओगे? Al2O3 का गलनांक 2323 केल्विन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 2323 केल्विन। इतने उच्च ताप पर जो आपका एल्यूमिना है, Al2O3 है, ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक। और ये विद्युत का कुचालक होता है, तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और इसका विद्युत अपघटन भी नहीं होगा, क्योंकि विद्युत अपघटन विद्युत अपघट्य का होता है, जो विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन ये उच्च ताप पर विद्युत का सुचालक नहीं है। तो ना तो विद्युत अपघटनीय अपचयन हो पा रहा है इसका, ना ही कोक द्वारा अपचयन हो पा रहा है। इसके लिए जो आता है वो आता है संगलित एल्यूमिना के विद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करना, या हॉल हेरोल्ड प्रक्रम। इसके लिए जो प्रक्रम काम में लिया जाता है वो प्रक्रम है हॉल हेरोल्ड प्रक्रम। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ये चीज याद रखनी है आपको। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करना, अथवा इसका नाम है हॉल हेरोल्ड प्रक्रम। इसमें जो विद्युत अपघटनीय सेल लिया जाता है, इसमें विद्युत अपघटनीय सेल भी विशेष प्रकार का होता है। सबसे पहले तो जो विद्युत अपघट्य इसमें लिया जाता है, वो विद्युत अपघट्य
Al2O3 का नहीं लेते, बल्कि एक मिश्रण बनाते हैं। 3 धातु ऑक्साइडों का क्या बनाते हैं, या एस्को का क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। तो होल हेरोल्ड प्रक्रम, सबसे पहली बात, इस प्रक्रम में विद्युत अपघट्य के रूप में किस किस को लेते हैं, एलुमिना, क्रायोलाइट और फेल्सपार, क्रायोलाइट और फेल्सपार। फ्लोस्पार। एलुमिना तो आपको पता है Al2O3, क्रायोलाइट Na3Al(F6), ठीक है भाई, और ये होता है CaF2। इन तीनों का मिश्रण काम में लिया जाता है, मिश्रण काम में लेते हैं। मिश्रण में 20% ये, 60% ये और 20% ये। इनका जो मिश्रण रहता है विद्युत अपघट्य, इनके कारण इस Al2O3 की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, विद्युत चालकता। इसमें आयन बनते हैं, अन आयनों के बनने के कारण इसकी विद्युत चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। और दूसरी चीज, ये मिश्रण हमने क्यों लिया है विद्युत अपघट्य के रूप में, एक तो इसकी विद्युत चालकता को बढ़ा रहा है, दूसरा इस मिश्रण का इसका गलनांक 1173 केल्विन होता है, मतलब कम ताप पर ही हो जाएगी अभिक्रिया। वहां आपको 2323 केल्विन पर एल्यूमिना को संकलित करना पड़ रहा था, यहां पर इस मिश्रण को लेने पर ये इसका गलनांक, इस मिश्रण का गलनांक कितना हो जाता है, 1173 केल्विन। इसलिए हम एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में तीनों का मिश्रण काम में लेते हैं। किस किस का, एल्यूमिना, क्रोलाइट और फ्लोरोस्पार का। अब देखो, जिससे इसकी विद्युत चालकता में वृद्धि होती है और एल्यूमिनियम भी क्या हो जाता है, एल्यूमिना भी सुचालक हो जाता है। अब जो सेल काम में लिया जाता है उस सेल के बारे में देख लेते हैं अपन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट बात है। होल हेरोल्ड प्रक्रम इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना है आपको। इसमें से दो तीन महत्वपूर्ण बातें मैं बता चुका हूं आपको कि एल्यूमिना का सीधा सीधा विद्युत अपघटन क्यों नहीं करते, कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन क्यों नहीं करते, और एल्यूमिना को क्रायोलाइट व फ्लोरोस्पार के साथ मिलाकर विद्युत अपघट्य के रूप में क्यों काम में लेते हैं, ये चीज बता चुका हूं। अब इस सेल को थोड़ा देख लेते हैं। ये आयताकार इस तरह का सेल होता है, मार्कर से सीधी लाइन बनाने में दिक्कत आती है। इस तरह से स्टील या लोहे की बनी भट्टी होती है या सेल होता है, जिसके आंतरिक स्तर पर कार्बन का स्तर लगा होता है। यहाँ पर ये कार्बन का स्तर लगा हुआ है। यहाँ पर कार्बन का स्तर लगा होता है। ऊपर ग्रेफाइट की या कार्बन की छड़ें लटकी होती हैं।
ग्रेफाइट या कार्बन की ये छड़ें लटकी हुई हैं जो कि एनोड का कार्य करेंगी। ये ग्रेफाइट की छड़ें ये लटकी हुई है, ग्रेफाइट की छड़ें लटकी, ठीक है ना। ये एनोड का कार्य करती हैं। इसका कार्य करती है एनोड का। और ये आपकी जो आंतरिक स्तर है जो कार्बन का बना हुआ है वो किसका कार्य करता है? कैथोड का। तो ये तो कार्बन का स्तर कार्बन का स्तर कैथोड का कार्य करेगा, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एनोड का कार्य करेंगी। ये छड़ें जो आपकी रहती हैं ये किसका कार्य कर रही हैं? एनोड का कार्य कर रही है। ग्रेफाइट की है ये छड़ें, कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की छड़ें। यहां से निकास द्वार होता है इसका, जिसमें ठोंटी लगी होती है, ठीक है। यहां पर आप क्या भर लेते हैं? आपका जो मिश्रण है विद्युत अपघट्य है उसको भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं? मिश्रण को भर लेते हैं। इस मिश्रण में क्या क्या है? तीन चीजें हैं, Al2O3, Na3, AlF6 और CaF2। ये दोनों इसकी चालकता में वृद्धि करते हैं, एल्यूमिना की चालकता में। एल्यूमिना प्लस क्रायोलाइट प्लस फ्लोस्पार, ये है, ठीक है भाई। और इन दोनों का संबंध एक विद्युत बल्ब द्वारा, ये विद्युत बल्ब लगा देते हैं उसके द्वारा कर देते हैं, विद्युत बल्ब। इस मिश्रण के ऊपर कार्बन का चूर्ण डाल देते हैं, यहां पर भी कार्बन की परत। कार्बन की परत क्यों डाली जाती है? एक तो ये जो कार्बन की परत होती है ये विकिरण द्वारा ऊर्जा की हानि को रोकती है। ये क्या करती है? विकिरण द्वारा ऊष्मीय हानि को रोकती है, ऊष्मीय हानि से बचाती है। क्योंकि उच्च ताप पर अभिक्रिया होती है ना, तो ये ठंडा ना हो, एल्यूमिना जो आपका क्या नहीं हो, ठंडा नहीं हो। ये आपके एनोड है, यहाँ पर ग्रेफाइट की छड़ें जो एनोड का कार्य कर रही है, एनोड, ठीक है भाई। नीचे की ओर पिघला हुआ एल्यूमिनियम रहता है। नीचे जब एल्यूमिनियम पिघलता है, गालित अवस्था में आता है, तो ये पिघली हुई अवस्था में रहता है, गालित एल्यूमिनियम, जिसको अपन ठोटी द्वारा निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये आपका क्या है? ये आपका होल हेरल्ड प्रक्रम में प्रयुक्त विद्युत अपघटनी सेल है, विद्युत अपघटनी सेल। ये विद्युत अपघटनी सेल है। यहां पर ये बल्ब क्यों लगाया गया है?
कि जब इस मिश्रण में एल्यूमिना की मात्रा कम होती है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो यहाँ पर ये बल्ब है जो जलने लग जाता है। प्रतिरोध में वृद्धि होने के कारण ये बल्ब जलने लग जाता है। तो फिर हम वापस से इसमें एल्यूमिना मिला देते हैं। तो ये विद्युत बल्ब इसलिए लगाया गया है। यहाँ पर हर तरफ ये कार्बन का लेयर है, जो आपकी स्टील की दीवारें थी ना उसके आंतरिक परत पर कार्बन का स्तर है जो कैथोड का कार्य कर रहा है। ठीक है, ये ग्रेफाइट की छड़ें हैं, ये आपका मिश्रण भरा हुआ है। अब होता क्या है, सेल की जो अभिक्रिया है इनके लिए दो प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित हैं, क्योंकि ये सभी विद्युत अपघट्य सभी आयनों में टूटते हैं। तो प्रथम अवधारणा तो क्या है, विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली अभिक्रियाओं के लिए प्रथम अवधारणा, प्रथम अवधारणा क्या है, जो आपका विद्युत अपघट्य Al2O3 वो विद्युत अपघट्य 2Al+3 आयन और 3O-2 आयन में बदलता है। ठीक है, और Al+3 आयन तो किधर जाएगा, कैथोड पर। तो कैथोड पर तो क्या होता है, कैथोड पर Al+3 आयन जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और Al एल्यूमिनियम धातु में बदल जाते हैं। तो कैथोड पर आपको एल्यूमिनियम धातु मिल जाती है गालित अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में। एनोड पर O-2 जाते हैं, ऑक्सीजन परमाणु में बदलते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु अकेला नहीं रह पाता, 2 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर O2 बना देते हैं। और ये O2 कोक या कार्बन से, जो आपने कोक डाला है उस कार्बन से क्रिया करती है, 2C+O2 is given to 2CO, या 2CO या 2CO+O2 2CO2, तो ये गैस निकल जाती है। मेन ये दो मुख्य अभिक्रियाएं। प्रथम अवधारणा के अनुसार तो क्या है कि एल्यूमिना का सीधा ही विद्युत अपघटन हो जाता है, और विद्युत अपघटन होने के बाद ये कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु और एनोड पर आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। दूसरी जो अवधारणा है, द्वितीय अवधारणा, ये क्या कहती है कि जो क्रायोलाइट है वो मेन मुख्य विद्युत अपघट्य है। तो पहले क्रायोलाइट का अपघटन होता है जो आपका Na3Al(F6) है, इसका अपघटन होता है और ये किस किस में टूट जाता है, 3NaF और Al(F3) इनमें टूट जाता है। अब जो ये Al(F3) प्राप्त हुआ है, ये है जो अपने आयनों में टूटता है, Al+3 आयन और 3F- आयन। तो एल्यूमिनियम जो आयन रहता है ये तो कैथोड पर जाकर अपचयित हो जाता है, Al+3 ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम लिक्विड स्टेट में प्राप्त हो जाता है, और जो आपके एनोड है उस पर फ्लोरीन परमाणु गए, F में बदलते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, और 2 फ्लोरीन परमाणु मिलकर क्या बना देते हैं, F2। इनके अनुसार F2 फ्लोरीन का होता है, ऑक्सीजन भी फ्लोरीन का क्या होता है, विसर्जन होता है फ्लोरीन परमाणु का। और जो आपका Al2O3 है वो कार्बन से क्रिया करता है, तो 2Al+3CO
2Al, इसको संतुलित कर लेते हैं। 2Al 2 3 4Al। हाँ भाई, एनोड पर एल्यूमिना का AlF3 में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जो ये फ्लोरीन प्राप्त होता है, ये फ्लोरीन क्या करता है, एल्यूमिना को AlF3 में बदल देता है, जिसके पुनः आयनन से ही AlF3 के पुनः आयनन से अपन को क्या मिल जाता है, एल्यूमिनियम कैथोड पर एल्यूमिनियम धातु मिल जाती है। और ये प्रोसेस चलता रहता है। इस विधि से जो एल्यूमिनियम धातु प्राप्त होती है, दोनों अवधारणाओं से एल्यूमिनियम जो धातु प्राप्त होती है वो 99.5% शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। 99.5% शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है ना। इसको अपन विद्युत धातुकर्म भी कहते हैं, विद्युत के द्वारा हो रहा है, इसलिए हॉल हेरोल्ड प्रक्रम को विद्युत धातुकर्म भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना के देखना है आपको। एग्जाम में काफी बार बनवाया गया है। इस चैप्टर में से डायग्राम ही ज्यादा आते हैं। ठीक है ना। और ये छोटी छोटी बातें जो रहती है वो ध्यान में रखनी है। आज के लिए इतना काफी है। आगे अपन दो चीजें और पढ़ेंगे, रद्दी कॉपर, रद्दी से कॉपर प्राप्त करना, और इनका ऊष्मागतिक सिद्धांत भी पढ़ना है अपन को। रद्दी कॉपर से कॉपर कैसे प्राप्त होता है, या ऑक्सीकरण अपचयन से तत्वों का निष्कर्षण कैसे होता है वो, और ऊष्मागतिक सिद्धांत, और कुछ मिश्र धातुओं के उदाहरण। तो 2 क्लास और बची है इसकी, 2 क्लासों में ये हो जाएगा आपका, 2-3 क्लासों में। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से।